गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का सेकंड लेसन, जिसका हाफ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, समाजवाद और रूसी क्रांति। उसमें हम लोग बात करेंगे आज टॉपिक थर्ड, पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति। पेट्रोगार्ड में जो क्रांति हुई थी, फरवरी क्रांति के नाम से इसे जाना गया था, उसके बारे में बात करेंगे। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्ड की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। ड्यूमा में संसद की बैठक होती थी, यूँ कह सकते हैं। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था। आंदोलनकारी सत्ता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट्स तक आ गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया था। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों में इकट्ठे हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंटों में भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोगार्ड सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि वह रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, यानी कि जिसमें सभी लोग वोटिंग कर सकें। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगार्ड की जनता के हाथों में था। महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अपने पूरे सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्का पोलिशो वासिलेवा के लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था इसने। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। फरवरी के बाद क्या हुआ? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार्ड सोवियत
की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी ज़मीनें किसानों के हवाले की जाएं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? ये 3 मांगें आपने उसमें लिखनी है। 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी की ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटना ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियाँ कमेटी बनाई गई। इन फैक्ट्रियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्रियाँ चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों को तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियाँ चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोज़ाना सरकार ने फैक्ट्री चलाने के लिए मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यानी कि पुलिस अब चाहती थी बल के तरीके से वहाँ दोबारा वही पहले जैसा सिस्टम लागू कर दिया जाए। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों ने प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। जुलाई के दिन की बात है। 17 जुलाई बोल्शेविक समर्थन पर सरकारियों पर सेना द्वारा की जा रही गोलाबारी का एक दृश्य। एक बॉक्स में देखिए, इसमें रूसी क्रांति की तारीख के बारे में। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जा रहा था। उसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियंस कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। सेना और फैक्ट्रियां सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की और एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेर डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करके और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई,
जिसमें बहुत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में लेनिन। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इसमें कुछ घटनाएं दे रखी हैं, ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1850 से 1880 के बीच में रूस में समाजवाद पर बहस हुई थी। 1858 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1905 में रविवार खूनी रविवार के नाम से 2 मार्च द्वारा त्यागपत्र दिया गया। 24 को पेट्रोग्राड बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। 1918 में गृह युद्ध हुआ था और 1919 में कॉमिंटर्न का गठन हुआ था। एक संगठन था, समूह था वहाँ का। 1929 में सार्वजनिकरण की शुरुआत हो गई थी। कॉमिंटर्न के बारे में दिया है। कॉमिंटर्न क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट यहाँ से। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बात करते हैं रशिया में। रशिया में क्रांति, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति हो चुकी थी। जून जुलाई की बात जो क्रांति हुई पीछे। अब करते हैं अक्टूबर के बाद क्या हुआ। अक्टूबर क्रांति, इस क्रांति के बाद रशिया में क्या घटा? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर लोगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की पूरी छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से पर कर दिए ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी बुद्योनोवका का चुनाव किया गया। ये दिखाई गया, देखिए सिपाही ने पहनी हुई है टोपी। इस टोपी के बारे में बात की गई है। ये बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली पार्टी एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, बोल्शेविकों गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेका और बाद में OGPU और NKVD का नाम दिया गया था, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग हो गया। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके दिखाया गया। ग्रामों में क्या क्या घटा। गृह युद्ध, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थन में बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उसके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों ग्रीन्स और जार समर्थक वाइट्स का ही नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों को बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। वाइट्स ने, जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी
इन हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी साम्राज्यवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ USSR, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, यूनाइटेड सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्ता दे दी। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे। वो समाजवादी समाज का निर्माण, अब समाजवादियों ने अपने समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया था। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा था। उन्होंने किसानों को ज़मीन पर खेती की छूट दे दी थी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों पर दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू की गई थी। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्हें पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी। पहली बार जो फॉर एग्जांपल आप लोग हमारे देश के अंदर देखते हैं 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है और जो हमारे पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है देश के विकास के लिए। ये पंचवर्षीय योजना रसिया की देन है, रसिया में सबसे पहले बनाई गई थी। पहली 2 योजनाओं 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए थे, मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रोका गया। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। इस विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों और बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियों खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे अभी सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रशिया के शहरों में अनाज की भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। उसे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदना और कुलुक को ठिकानों पर छापे मारे, यानी कि जो इनको इकट्ठा कर रहे थे, अनाज इकट्ठा स्टोरेज कर रहे थे, उन जगहों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलुक कहा जाता था, जो अमीर किसान थे उन्हें। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तरफ यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत
बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, यानी कि संपन्न किसानों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को कोलखोज यानी कि खेतों की बाड़बंदी शुरू करने में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोजे के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया गया। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन और देश से निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी गई। ये था सामूहिकरण के बारे में, खेतों का सामूहिकरण करने की बात कही गई। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है ये, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी कि रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ जो बना, USSR जो बना, उसका विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानेंगे। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की सामाजिक पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। बोल्शेविकों ने अपने देशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटार्न एक संगठन जो था में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की स्थापना या शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यकताएं स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। भाई ये था आपका लेसन। अब हैं इस लेसन से संबंधित क्वेश्चन हैं, क्रियाकलाप हैं इसके। प्रश्न दे रखे हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, हम डिस्कस किया था। 1917 से पहले रूस के कामकाजी आबादी यूरोप के देश के बाकी मुकाबलों किन किन स्तरों पर भिन्न थी। जार का शासन क्यों ख़त्म कर दिया गया था। फिर इसके कुछ शब्द हैं। कुलुक जो संपन्न किसान थे, ड्यूमा वहाँ की संसद के बारे में था। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति क्या थी। उदारवादी और स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। ये है इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये था हमारा इतिहास का सेकंड लेसन जो आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।